नमस्कार बागवान भाइयों, मैं रमन सिंघा आज आप सभी के बीच एक टॉपिक लेके आया हूं इस YouTube व्लॉग में, जिसका टॉपिक का नाम है ओलावृष्टि या फिर हेल स्टॉर्म। ओले से होने वाला नुकसान क्यों आता है, क्या रीज़न है, कैसे हम इससे बच सकते हैं और इसके आने के बाद जो पेड़ों को नुकसान होता है हम उस नुकसान को कैसे कम कर सकते हैं, कौन सी वो स्प्रे हैं जो हम कर सकते हैं और कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें जिनका हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है अपनी बागवानी के साथ। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को आज एक मैसेज देना चाहता हूँ। ये जो फिनोमिना है हेल स्टॉर्म या फिर ओलावृष्टि, ये एक नेचुरल फिनोमिना है। ये वर्ल्ड वाइड आज की डेट में होता है सभी जगह पे, खासकर जो हिली रीजन्स हैं वहाँ पे। खाली उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर या फिर हिमाचल यहाँ पे नहीं होता है, ये पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड होता है। और इसका आज की डेट में इस तरह से आना, इंटेंसली आना और इतना ज़्यादा नुकसान करना, ये जो भी रीज़न है उसमें सबसे बड़ा जो रीज़न है वो है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग आप सभी जानते हैं कि आज की डेट में एक विश्वव्यापी समस्या बन के सामने आई है। यहाँ पे खाली हेल स्टॉर्म नहीं है, इससे अत्यधिक बारिश, बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ना या फिर कभी ना पड़ना और अनसर्टन जो भी क्लाइमेटिक सिचुएशंस हैं। जब बारिश होनी होती है तब सूखा पड़ता है और जब सूखा पड़ना होता है तब बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं, जैसा इस साल हुआ। और जब ठंड पड़नी होती है तब ठंड नहीं पड़ती है और जब नहीं पड़नी होती है तब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, जो हमारी फसलों को कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट करता है। तो ये वो सारी समस्याएं हैं जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आज की डेट में हुई हैं। और ग्लोबल वार्मिंग क्यों होती है वो हम सभी जानते हैं। मनुष्य के द्वारा जो भी हम अननेचुरल एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे पेड़ों को काटना अपने फ़ायदे के लिए, वहाँ पानी को दूषित करना, सॉइल को बहुत ज़्यादा ख़राब करना और जंगलों में आग लगाना, ये सारी चीज़ें जो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा रही हैं दिन ब दिन। और इसमें सबसे बड़ा जो हाथ है इस ओलावृष्टि को आने में, या फिर ये सूखा पड़ने में, या फिर ये बहुत ज़्यादा बारिशें होने में, या फिर बर्फ़ ना पड़ने में, ये हम लोगों की गलती है। मैं तो साफ साफ ये कहूँगा कि हम सबकी गलती है जो हम प्रकृति का ध्यान नहीं रखते हैं और इसलिए प्रकृति हमारा ध्यान भी नहीं रख रही है। तो मैं सभी बागवान भाइयों से यही अपील करना चाहूँगा कि वो अपनी बागवानी के साथ साथ अपने नेचर का भी थोड़ा ध्यान रखें और बागवानी भी करें, अच्छे से करें, नो डाउट, लेकिन अपने नेचर को इसकी बलि ना, बागवानी को लेके नेचर की बलि ना दें। नेचर को अच्छे से रखें, पानी का स्टोरेज करें, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करें, सॉइल जो भी है हमारी, इसको अंधाधुंध फर्टिलाइजर्स ना इसमें डालें, इसको दूषित ना करें और जंगलों में आग ना लगाएं। और जो हमारा प्लांट रेजिड्यू होता है सर्दियों में, जिनको हम छींटे बोलते हैं, ठीक है, इसको जलाने की जगह इसको डिकम्पोज करें, इसकी खाद बनाएं या फिर इसको इस तरह से यूज़ करें जहाँ पे ये हमारी प्रकृति को नुकसान ना पहुँचाए। तो ये वो छोटा सा मैसेज था जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता था। इसके अब आते हैं हम टॉपिक के ऊपर। जो टॉपिक है हमारा हेल स्टॉर्म, ये कैसे आता है, क्यों आता है, ये तो हमने अभी जाना, ठीक है। ये एक नेचुरल फिनोमिना है, ये सब जगह आता है, लेकिन हम इससे कैसे बच सकते हैं। लेकिन आज की डेट में बहुत इंटेंसली आ रहा है, बहुत लंबे समय के लिए आ रहा है और इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। पहले भी आता था नो डाउट, लेकिन वो उतना इंटेंसली नहीं आता था और इतने लंबे समय के लिए नहीं आता था और उससे इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता था। लेकिन आज की डेट में बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहा है। अभी मैंने कुछ दिनों पहले की बात है, हमारे साथ लगते कुल्लू इलाके में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। इसकी वजह से लोगों की पूरी साल भर की मेहनत ख़त्म हो जाती है पल भर में।
सिर्फ 10 मिनट लगते हैं हेल स्टॉर्म आने में और उसके बाद सब कुछ साफ हो जाता है। तो एक बहुत ही दुख की बात होती है उस बागवान के लिए जिसकी रोजी रोटी और जिसका आजीविका इसी से बागवानी के ऊपर निर्भर करती है। तो मैं सभी बागवानों से यही गुजारिश करूंगा कि आप सभी बागवानी के साथ साथ अपनी प्रकृति को भी ध्यान रखिए ताकि ये हमारा ध्यान रखे। तो बात करते हैं हेल स्टॉर्म से बचने की। सबसे पहले तो आज की डेट में हेल स्टॉर्म से बचने का जो सबसे एक साधन है वो है एंटी हेल नेट्स। तो मैं सभी बागवान भाइयों को यही कहूँगा कि हो सके जितना हो सके अपने बगीचे में अपने बगीचे को एंटी हेल नेट से कवर करें। और एंटी हेल नेट लगाने का भी एक तरीका है, उस तरीके को फॉलो करें। अभी कुछ 1-2 साल पहले की बात है, एंटी हेल नेट से ज़्यादा नुकसान हुआ था, जबकि ओले ने उतना नुकसान नहीं किया जितना ज़्यादा एंटी हेल नेट्स ने किया। लोगों ने क्या किया, एंटी हेल नेट्स लगा दी, उधर से बर्फ़ पड़ गई, बहुत ज़्यादा ओला आया और उसी ओले के वजन से वो एंटी हेल नेट्स ने पेड़ों को तोड़ दिया। तो जब भी हम एंटी हेल नेट्स को इंस्टॉल करें उसको एक सिस्टमेटिक तरीके से इंस्टॉल करें। पेड़ की जो कैनोपी है, तो जो लीडर है उससे लगभग 2 फीट ऊपर उसको हम जो हमारा बांस होता है उसको लगाएं, अच्छे से उसको कवर करें और जितना हो सके पेड़ के ऊपर एंटी हेल नेट का प्रेशर ना रखें। और अगर लगता है कि बहुत ही ज़्यादा ओला पड़ रहा है या फिर बर्फ़ पड़ने के चांसेस है, क्योंकि पिछले 2 साल पहले भी यही हुआ था, तो उस कंडीशन में आप एंटी हेल नेट की रस्सियां काट दें समय रहते ही। और आज की डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, हमारे वेदर स्टेशन बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुके हैं, तो इनका थोड़ा सहारा लीजिए, वेदर की जानकारी लेते रहिए। तो ये वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनकी हेल्प से हम अपने बगीचों में ये ओले से होने वाले नुकसान को अवॉइड कर सकते हैं या फिर कम कर सकते हैं। अगर एक बार ओला आ जाए उसके बाद क्या नुकसान होता है प्लांट के ऊपर उसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ही ओला आता है उसके बाद सबसे पहला जो इम्पैक्ट होता है ओले का वो होता है लीव्स के ऊपर। इन लीव्स के ऊपर इम्पैक्ट होता है और ये लीव्स हमारे प्लांट का पावर हाउस है, मतलब जहाँ पे खाना बनता है और प्लांट को यहीं से हर एक चीज़ मिलती है। कार्बोहाइड्रेट्स जो भी प्लांट को मिलना है वो इन पत्तियों की मदद से मिलता है। सभी बागवान भाई जानते हैं कि ये पत्तियां कार्बोहाइड्रेट्स बनाती है सूर्य की रोशनी में, और उस विधि को हम प्रकाश संश्लेषण विधि या फिर फोटोसिंथेसिस भी बोलते हैं। जब ओला आता है ये प्रोसेस उस टाइम पे खत्म हो जाता है या बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो खाना बनाने वाली जो लीव्स हैं ये लीव्स खत्म हो जाती हैं, कट फट के खत्म हो जाती है। तो उस कंडीशन में ना तो खाना बन पाता है, प्लांट स्ट्रेस में चला जाता है। और स्ट्रेस में क्यों जाता है? क्योंकि ये उस दौरान उस शॉक से गुजरा होता है, इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा इंटेंस हैवी हेल स्टॉर्म की वजह से ये शॉक में चला जाता है। इसकी स्किन खराब हो जाती है, बार्क खराब हो जाती है, फ्रूट खराब हो जाता है, लीव्स खराब हो जाती हैं, जो बर्ड्स होते हैं उनको नुकसान होता है। तो उस कंडीशन में प्लांट को एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है। तो उसमें हम जो सबसे पहले स्प्रे करेंगे लगभग हेल स्टॉर्म आने से 18 से 24 घंटे के अंदर, वो सबसे पहली हमारी जो स्प्रे जाएगी वो जाएगी फंजिसाइड, प्लस उसमें हमारा बोरॉन, कैल्शियम और जिंक। और अगर बहुत ही ज़्यादा इंटेंस हैवी रेन आपका ओला आया है, हेल स्टॉर्म आया है, तो उस कंडीशन में आप यूरिया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नाइट्रोजन भी आप उसमें दे सकते हैं। लगभग 200 लीटर पानी में 1 किलोग्राम यूरिया आप डाल सकते हैं। तो लगभग 18 से 24 घंटे के अंदर आप ये स्प्रे करिए शुरू में, और प्लांट थोड़ा सा रिकवर हो जैसे होना शुरू हो जाएगा उसके बाद लगभग 7 से 10 दिन के बाद आप इसमें मल्टी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की स्प्रे करिए, जो आपको बाजार से आसानी से मिल जाएगा। और उसके साथ साथ अगर हो सके तो आप इसमें बायोस्टिमुलेंट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें आपके ह्यूमिक एसिड और फॉल्विक एसिड इस तरह के इंग्रेडिएंट्स उन बायोस्टिमुलेंट्स में होते हैं जो हमारे प्लांट को उस स्ट्रेस वाली कंडीशन से बाहर निकलने में हेल्प करते हैं। तो ये वो कुछ स्प्रे हैं, ये वो कुछ तरीके हैं जिनकी वजह जिनको आप आफ्टर हेल स्टॉर्म के बाद
यूज़ कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं अपने बगीचे में और आने वाली फसल को सुनिश्चित कर सकते हैं। अब जो फसलें तो जो खराब हो चुकी हैं उनको हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन जो बची हुई फसल है और आगे नेक्स्ट ईयर की जो फसल है वो इसी साल आपको सुनिश्चित करनी है इन स्प्रेज की हेल्प से। और इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, जब भी हेल स्टॉर्म आता है उसके बाद हमारी कुछ ब्रांचेज होती हैं, कहीं वो टूट फूट जाती हैं, तो स्प्रे करने से पहले उन टूटी हुई ब्रांचेस को भी कट डाउन करना ज़रूरी है। और कुछ ऐसा फ्रूट होता है जो आपका मंडी में जाने लायक नहीं रहता है, ठीक है, तो उस फ्रूट को उस प्लांट के ऊपर रखने का कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि वो फ्रूट उस प्लांट के लिए एक लाइबिलिटी है, ठीक है, तो उस लाइबिलिटी को आप कट डाउन करके आप डिस्पोज कर दीजिए, ताकि उस तरह का फ्रूट ना तो मार्केट में जाने लायक है और हो सकता है कि वो खाने लायक भी ना हो, ठीक है, तो ऐसे फ्रूट को आप तोड़ दीजिए ताकि वो अब बिना मतलब का कोई स्ट्रेस प्लांट के ऊपर ना डाले। तो इन बातों का ध्यान रखना। और इसके साथ साथ एक और चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। कुछ बागवान भाई क्या करते हैं कि अगर बहुत ज्यादा हेल स्टॉर्म आ जाए और प्लांट बहुत ही ज्यादा खराब हो जाए, तो ऐसी सिचुएशन में दुख सभी को होता है, क्योंकि पूरी साल भर की मेहनत बागवान भाइयों की होती है और ऐसी कंडीशन से गुजरना बहुत ज्यादा मुश्किल एक चैलेंज होता है सभी के लिए। लेकिन अब जो सिचुएशन उस टाइम पे होती है, उस सिचुएशन से बाहर निकलने में जितना आपको टाइम लगता है उससे ज़्यादा हमारे इन प्लांट्स को लगता है। तो इन प्लांट्स की हेल्प करना ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि हम क्या करते हैं, इस साल की फसल तो खत्म होगी, चलो अब हम स्प्रे नहीं करेंगे। अब क्यों नहीं करेंगे, इसके पीछे का लॉजिक मैं तो नहीं दे सकता हूँ, वो जो भी बागवान भाई हैं, ऐसा नहीं है कि सभी बागवान भाई ऐसा करते हैं। कुछ बागवान भाई है जिनको नहीं पता होता है कि अगर हम ये स्प्रे नहीं करेंगे तो शायद से अगली साल की जो हमारी फसल है वो भी नहीं लगेगी, अच्छी नहीं लगेगी, बीमा हमारा मजबूत नहीं बनेगा। इसीलिए जब भी इस तरह की सिचुएशन हो या फिर कम फ्रूटिंग हो या फिर आपका जैसे इस साल की कंडीशन अगर हम देखें तो बहुत ही कम फसल लगी है हम पूरे एरियाज में, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में आप अपनी पत्तियों को बचाइए, क्योंकि इस साल बहुत ज़्यादा बारिशें हुई है। वो बारिशें जो बरसातों में होती थी, वो बारिशें इस बार अप्रैल और मई में हो चुकी है। तो उसकी वजह से जो बीमारियां, जो फंगस या फंजीसाइड्स हम उस टाइम पे इस्तेमाल करते थे, जो फंगस उस टाइम पे आता था, अल्टरनेरिया, मार्सोनीना, ब्लॉच और स्कैब, वो चीज़ें अभी आनी शुरू हो चुकी है। तो इन बीमारियों से बचने के लिए हमें प्रॉपर पत्तियों का ध्यान रखना जरूरी है, लीव्स का ध्यान रखना जरूरी है। अगर लीव्स अच्छी रहेंगी तो ये कार्बोहाइड्रेट्स अच्छा बनाएंगे, अगर कार्बोहाइड्रेट्स अच्छा बनेगा तो वो कार्बोहाइड्रेट्स प्लांट को ग्रोथ करने में हेल्प करेगा, बीमों को मजबूत बनाएगा, अगली साल की जो आपकी फसल है उसको सुनिश्चित करेगा। तो इसीलिए आप सभी को ये अपनी मानसिकता को चेंज करना जरूरी है कि इस साल की अगर फसल नहीं है तो हम इस बार स्प्रे नहीं करेंगे या फिर कम स्प्रे करेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि आप जो फसल के दौरान जितनी स्प्रे करते थे उसको आप कम करके उतनी स्प्रे करिए जितना प्लांट को सरवाइव के लिए जरूरी है, पत्तियों को अच्छा रखें, ठीक है, और जो प्लांट को न्यूट्रिशन दे सके। तो ये वो छोटी छोटी बातें थी जिनका ध्यान रखना जरूरी होता है आफ्टर हेल स्टॉर्म, या फिर हम हेल स्टॉर्म से कैसे बच सकते हैं, उसका जो इम्पैक्ट है उसको कैसे कम कर सकते हैं, ठीक है। क्यों